हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपनी लिंक स्टडी इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर है उसमें आगे बात करने वाले हैं आज। तो कुछ विशेष जो शब्दावली आती है हम कहीं ना कहीं उनको सुनते हैं, उन्हीं पे कुछ चर्चाएं करना है कि हमारे और सोच समझ और इस पे इकोनॉमिक्स में विकसित हो। तो उसी के लिए मैं आज एक चैप्टर लेके आया हूँ अपना अलग से, ठीक है। तो इसमें हम विशेष आर्थिक जोन देखेंगे, विनिवेशीकरण क्या होता है देखेंगे, विनिवेश की जो प्रक्रिया, विनिवेश जो आरंभ हुआ कैसा क्या होता है, फिर विनिवेश के दौरान विनिवेश करने के बाद गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, कुछ राशियां प्राप्त होती है तो वो कहाँ जाती है, उसका क्या यूज होता है, ठीक है। और उसी के साथ कुछ एक्ट इसी से रिलेटेड, ठीक है, बैक स्टडी से रिलेटेड। और आगे की जो मैंने पिछले वीडियो में जहाँ छोड़ा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, कितनी 3 कैटेगरी होती है, उनमें से मैंने बोला था कि एक कैटेगरी यहाँ बताऊंगा और एक का अलग से वीडियो बनेगा, तो वो इसके बाद आएगा, ठीक है। और भारत में स्थापित पहले उद्योग, ठीक। तो हम पूरे के पूरे प्रयासरत रहेंगे कि हमको यहीं पे यहीं याद हो जाए। तो बहुत छोटा सा वीडियो अभी खत्म करते हैं अपन, पूरा के पूरा पढ़ के और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। विशेष आर्थिक जोन, ठीक। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, ये जो एक शब्द है ये सुना होगा आपने, है ना। तो स्पेशल SEZ, है ना, SEZ ये शब्द सुना होगा। ये SEZ जो आया है वो कहां से आया है, ये EPZ से आया है। कहां से आया है, EPZ से, ठीक। तो यहां पर ये क्या पिक्चर है, ये जो है EPZ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम EPZ की जो संकल्पना है उसको समझेंगे। तो जो पूरा एशिया है, ठीक है, एशिया में सबसे पहली बार इंडिया में लेके आया गया 1965 में, वो भी कहां पर, कांडला गुजरात में, वहां पर स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया, EPZ। क्या स्थापित किया गया, EPZ, ठीक है। EPZ मतलब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक। अब निर्यात, एक्सपोर्टिंग, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, जेट जोन क्षेत्र, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन या क्षेत्र ये बनाया गया। अब ये होता क्या है, सबसे पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा। एशिया में सबसे पहली बार, वो भी इंडिया में 1965 में स्थापित कर दिया गया, वो भी कांडला में। एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो एक क्षेत्र विशेष बनाया जाता है स्पेशली, तो क्षेत्र विशेष कौन सा, कांडला क्षेत्र विशेष को लिया गया और वहां पर स्पेशली इसको बनाया गया। वहां पर क्या काम किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, और उत्पादन सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि उसका निर्यात किया जाए। तो ऐसा उत्पादन जो सिर्फ निर्यात के लिए किया जाता है, उसके लिए जो क्षेत्र पे उत्पादन किया जाता है उसी को क्या बोल देते हैं, EPZ। क्या बोल देते हैं, EPZ। एक बना तो EPZ, बहुत सारे बने तो EPZ। तो पहला बना जो मैंने बता दिया, ठीक। अब इसी की संकल्पना को निर्यात संवर्धन, निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो ये सिर्फ इतनी संकल्पना पे आधारित है कि मैंने क्या बोला कि ऐसे क्षेत्र पे उत्पादन किया जाना जो सिर्फ निर्यात के लिए हो, वो काय में आएगा, EPZ में, ठीक है। इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया, धीरे से सरकार के द्वारा इसी संकल्पना को आगे बढ़ाया गया ताकि औद्योगिकरण की गति को तेज किया जाए, ठीक। तो ये एकमात्र जो लाइन लेकर यहां काम किया जा रहा था, इसी लाइन को और ब्रॉड किया गया और इसको किसमें तब्दील कर दिया गया, SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। काय में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत कानून उदार होते हैं, ठीक है। यहां पे भी वही होता है और यहां पे भी वही होता है। तो एक क्षेत्र विशेष बना दिया जाता है जहां पर पूरे देश की अपेक्षाकृत कानून और उदार हो। तो एक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत एक और चीज लाई गई, तो जहां पर उत्पादन किया जाना है उस क्षेत्र विशेष में कानूनों को क्या कर दिया जाए और उदारता बरत दी जाए वहां पर, कि गवर्नमेंट के नियंत्रण में बहुत कम नियंत्रण में रखा जाए, ठीक, ऐसा क्षेत्र। और इसका भी क्या है, यहां पे भी उत्पादन होगा निर्यात के लिए, लेकिन ये एकमात्र काम के लिए नहीं है। यहां पर और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, कैसे करके हम विदेशी एवं घरेलू जो निवेश है उसको आकर्षित करें। जो हमारे देश विशेष के निवेशक हैं उनको हम कैसे आकर्षित करें, कैसे निवेश को बढ़ावा दें। जब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसके और भी ज्यादा क्या है, स्पेशल उद्देश्य थे, ठीक। इसका एकमात्र था, इसके और ज्यादा है। औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, संकल्पना को और ब्रॉड किया गया, ठीक। और उसी के आगे बात करें हम, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक। तीसरा पॉइंट आप रोजगार के अवसरों का सृजन करना, कि कैसे करके, अब स्वाभाविक सी बात है निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और औद्योगिकरण होगा, तो स्वाभाविक सी बात है रोजगार सृजन होगा ही होगा। तो इन विभिन्न पहलुओं पर क्या चर्चा और काम किए जाने हेतु इसको लाया गया, ठीक। अब
इसकी जो पिक्चर शुरू हुई इसको और क्या कह सकते हैं हम, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2000 में क्या किया गया, एक विशेष औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और उसी घोषणा के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लाया गया। और इसी अधिनियम तो कब आया भाई, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, और लागू कब हुआ, तो ये फरवरी 2006 में इसको लागू कर दिया गया। तो लागू कर दिया 2006 में, लेकिन आया कब वो इंपॉर्टेंट होता है, 2005 में इसको लेकर आया गया था। क्या क्लियर है, यहां पर दोनों पिक्चर है, मैंने पूरी क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इससे कहीं ना कहीं औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा मिले। ठीक, अब हम पहले से देखते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार की औद्योगिक नीतियां लाई थी। ठीक है, उसी के तहत देश को आगे बढ़ाने, विकास करने, समृद्धि पाने के लिए कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर कुछ ना कुछ वर्किंग किए जा रही थी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं से। विनिवेश या विनिवेशीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट, ये शब्द आपने बार बार सुना होगा। ये होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पर थोड़ी सी परिचर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, विनिवेशीकरण एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को अपने हाथ में रखती है, अपने स्वामित्व में रखती है। बस उन्हीं स्वामित्व वाले उपक्रमों को जो सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की जो उद्यम है उनकी अपनी खुद की हिस्सेदारी, ठीक, तो उसकी खुद की हिस्सेदारी को क्या करना, निजी क्षेत्र को बेच देना या आम जनता को बेच देना। ठीक है, तो जब निजी क्षेत्र को या आम जनता को गवर्नमेंट अपने स्वामित्व की कुछ अंश कह सकते हैं, ठीक है, वो बेच देती है, तो यही प्रक्रिया क्या हो जाती है, विनिवेश की प्रक्रिया है, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया। ये क्यों करती है गवर्नमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहां पे और एक बार बताता हूं कैसे। क्या गवर्नमेंट चाहती है तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिले, या गवर्नमेंट चाहती है कि उस जो भी क्षेत्र है, जिस भी एरिया विशेष का उद्योग है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले, वो गुणवत्ता की चीज दे, अच्छी चीज प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो और या तो गवर्नमेंट को क्या लगता रहता होगा, वित्त की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इतने प्रकार के रीजनों से डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेशीकरण की प्रक्रिया या विनिवेश किया जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया है। एक बार मैं और बता देता हूं, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपनी हिस्सेदारी को क्या करती है, विक्रय कर देती है। किसको, निजी क्षेत्र को या आम जनता को विक्रय कर देती है। क्या क्लियर है। अब क्या हुआ देखो, ये विनिवेश का जो पिक्चर शुरू हुई, ये क्यों स्टार्ट की गई, पहले गवर्नमेंट सब खुद के हाथ में रखी थी, अब गवर्नमेंट को क्या करना था, धीरे धीरे निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था। लास्ट वीडियो में हमने पूरा देखे हैं इसको, तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लाएगी। तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। तो विनिवेश विभाग कब बना, 10 दिसंबर 1999। 10 दिसंबर 1999 को विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। आप बताएंगे कमेंट करके कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर तीसरा चौथा पेपर छोड़कर पूछता है। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 10 दिसंबर को किससे, विनिवेश विभाग, ठीक, 1999 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक, और काम को फुर्ती देने के लिए क्या किया गया, मंत्रालय, तो एक विनिवेश का मंत्रालय का गठन कर दिया गया 6 सितंबर 2001। ठीक है, तो 2 से 3 साल बाद क्या कर दिया गया, एक मंत्रालय का गठन कर दिया गया। कौन सा मंत्रालय, विनिवेश मंत्रालय। ठीक, और यह विनिवेश विभाग को एक, अभी जो वित्त विभाग होता है हमारा, उसके अधीन कब किया गया, तो 2004 में। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई और इसको देखो अब कहां डाल दिया गया हमने, वित्त विभाग। तो वित्त विभाग के अधीन कब कर दिया विनिवेश विभाग को, 2004 में। ठीक है, विभाग 1999 में बना और इसको किसके अंडर में डाला, वित्त विभाग के। स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट अपनी सार्वजनिक जो उपक्रम है उसको बेचेगी तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कहां जाएगा, वित्त विभाग। तो वित्त विभाग के अधीन उस विभाग को डाल दिया। ठीक, अब क्या किया, जैसे वित्त विभाग के अंडर में उसको करा 27 मई 2004 को, उसके बाद उसका नाम बदल दिया, जो विनिवेश विभाग था उसका नाम बदल दिया, और नाम बदल कर क्या रख दिया, विनिवेश व लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। ठीक है, विनिवेश व लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। क्या क्लियर हो गए हम यहां पर आकर, क्या कहानी बनाई गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करी गवर्नमेंट, अपना काम करती जा रही थी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, इसके नामकरण ये कर दिया गया।
अब जो विनिवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक तो सांकेतिक होता है, एक सामरिक होता है। सांकेतिक टोकन डी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सामरिक है ना स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो दो प्रकार के बहुत सिंपल ही है। सांकेतिक विनिवेश में क्या होता है, जो सार्वजनिक उपक्रम का हिस्सा तो बेच रही है गवर्नमेंट जब भी विनिवेश हो रहा है, तो समझने वाली चीज क्या है, किसी के भी पास किसी चीज का स्वामित्व होगा वो ऐसा होता है 100% होता है, ठीक है। इस 100% में से भी जिसके पास, देखो इसको आधा करोगे तो क्या होगा 50, तो 50 से प्लस जाएगा तो वो किसकी हिस्सेदारी होगी, जिसके पास 51% रहेगा स्वामित्व उसके पास रहेगा, और बाकी 49% की जो है वो क्या रहेगी, सिर्फ हिस्सेदारी। तो 51% वाले के पास कभी भी क्या रहेगा, स्वामित्व, और 51 बोल रहा हूं है ना, और 51 से कम वाले के पास क्या रहेगी, कभी भी हिस्सेदारी बस रहेगी। क्लियर है? तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, सार्वजनिक उपक्रम का एक छोटा सा हिस्सा बेचती है, जिसमें से कितना हो सकता है, वो 100% में से 5% से लेकर 49% तक का हिस्सा मात्र बेचती है। जब गवर्नमेंट ऐसा भी निवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं, टोकन डिस इन्वेस्टमेंट, और ये कितना हो सकता है, इतने से इतना, 5 से 49%, ठीक है। 49% अबव नहीं होगा, जैसे यदि वो 49% अबव होता है तो वो क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, वो सांकेतिक विनिवेश नहीं बचेगा। क्लियर है? फिर क्या है, सामरिक विनिवेश, कौन सा, स्ट्रेटेजिक, सामरिक या स्ट्रेटेजिक, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से निजी क्षेत्र का नियंत्रण बढ़ाया जाना, निजी क्षेत्र के नियंत्रण को बढ़ाया जाना, कितना बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट 74% तक बढ़ा सकती है या इससे अधिक भी कर सकती है। तो जब 74% से अधिक की हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेच देती है, देखो स्वामित्व तो गवर्नमेंट का वैसे ही चला गया जब उन्होंने 51% के अबव कर दी, लेकिन इसमें भी और आगे की कहानी है। कौन सा, सामरिक विनिवेश किसको कह रहे हैं, जब 74% तक का या और इससे अधिक मान ले, ठीक है। तो ये दो प्रकार है पढ़ने के दृष्टिकोण से। जब न्यूज़पेपर वगैरह या कहीं कुछ ऐसी चीजें सुनने में आती है, जब इकोनॉमिकली कुछ स्पीच चलती रहती है, तब ये बहुत काम आता है। तब औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, विनिवेश से संबंधित कुछ चर्चाएं चलेगी, तब हमारे समझने योग्य तब के लिए है ये, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्यों पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं ना, 2 मिनट ज्यादा लगेगा। क्लियर है? अब क्या हुआ, देखो अब गवर्नमेंट विनिवेश करती है, विनिवेश से क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त हो रहा है, बार बार क्या बोल रहा हूं मैं, जब पैसा प्राप्त होगा तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय निवेश कोष, ठीक है। तो एक समझ के चलें, एक राष्ट्रीय निवेश कोष बना, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, कोष मींस दैट फंड, निधि, है ना, ठीक, जहां संचय किया जाता है धन को, उसको क्या कहते हैं, कोष, फंड, ठीक। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, तो एक अलग से क्या कर दिया गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 में गठित कर दिया गया। कब गठित किया गया भाई, 2005 में। कब गठित किया गया, 2005 में। तो केंद्रीय उद्यम तो जितने भी केंद्रीय उद्यम होते हैं, जितने भी केंद्रीय उद्योग होते हैं सार्वजनिक, ठीक, उनसे प्राप्त धनराशि को इस कोष में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। चाहे वो विनिवेश करके हो, चाहे वो लाभ हो, किसी भी प्रकार का यदि केंद्रीय उद्यम से लाभ हो रहा है तो वो कहां पर जाएगा, राष्ट्रीय विनिवेश कोष में, ठीक है। अब विनिवेश कोष का क्या हो रहा है, ये जो धन प्राप्त हो रहा है वो इस कोष की क्या हो गई, आय। तो अब इस आय का उपयोग भी किया जाना चाहिए। तो जो 100% आय प्राप्त होती है उसमें से उसका 75% का उपयोग कहां किया जाता है, ऐसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। अब जब बजट वगैरह बनता है तब विभिन्न प्रकार का गवर्नमेंट को जो आय प्राप्त होती है उस आय का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो किया जाना रहता है। तो गवर्नमेंट के थ्रू देखे होंगे आपने, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स, योजनाएं चलती हैं, जो कि कहीं शिक्षा से संबंधित होगी, स्वास्थ्य होगी और रोजगार। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित जितनी स्कीमें होती है वहां पर यदि किसी भी प्रकार से पैसा लगेगा तो 75% पैसा कहां से दिया जाएगा, राष्ट्रीय निवेश कोष से, ठीक है। ये भी इंटरनली अच्छी जानकारी है, ठीक है, सबको होनी चाहिए कि यार कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है और कहां लग रहा है, ठीक। तभी हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझने के लिए क्या हो सकते हैं, एक लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। कुछ एक्ट भी आए हैं इनसे संबंधित, दिवाला व दिवालियापन अधिनियम, ठीक है। अब ये पढ़ रहे थे तो बीच में मैंने कहा चलो ये भी बता ही देता हूं। तो कब आया भाई, दिवाला व दिवालियापन अधिनियम 2016, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, ठीक है, IBA, किस नाम से आने आता है, तो IBA 2016। कब आया, IBA 2016। ये काय के लिए लेके आया गया, क्यों होता है ये, तो जो विभिन्न प्रकार की कंपनी होती है उनकी जो, ठीक है, दिवालिया शब्द तो सुने होंगे आपने, ठीक। तो दिवालिया में क्या होता है, जब कंपनी जो होती है
उस अब दिवालिया तो आदमी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली किसके लिए आया ये दिवाला व दिवालियापन अधिनियम? जब कंपनी जो उद्योग होते हैं वो एक रुग्ण, ठीक है, बीमार, है ना, मतलब जैसे चल रहे हैं वैसे ना चल के एक घाटे की स्थिति में चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक समय आ सकता है उनके लिए कि वो डूब जाए। तो उन्हीं डूबने से बचाने के लिए तो कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, उसको उसकी अस्वस्थता मतलब उसकी बीमारी से, मतलब वो जो जिस कंडीशन में जूझ रहा है तो उस कंडीशन में ये एक्ट लागू हो के उस कंपनी को वहां से उबारने की स्थिति में इसको इसके अंतर्गत लाके उसमें काम किया जा सकता है। तब ऐसे विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स हैं जो कंपनी को मिल सकते हैं और जिससे वो ऐसी गई बीती दशा से ऊपर उठ के आ सकती है। इसलिए एक स्पेशली एक्ट बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह क्या रही है, शुरू से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। तो जब कोई लगा हुआ एक इन्वेस्टमेंट पहले से हुआ है, वही इन्वेस्टमेंट फिर से की करेंगे तो कितने ज्यादा रिसोर्सेस, बहुत सारी चीजें लगेगी। तो जो लगी लगाई चीजें कहीं उसी को पोषण देकर ऊपर उठाया जा सके, इसीलिए गवर्नमेंट हर प्रकार से देखोगे आप कहीं ना कहीं प्रयासरत है। ठीक, फिर मैंने MRTP एक्ट पढ़ाया था 1969 जो 70 में लागू हुआ था, ठीक है, उसकी सीमाएं वगैरह बहुत सी चीजें बताया था। वो 1991 की जो नई आर्थिक नीति आई थी वहां पर समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया 2002 में। कब आया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो इसी की स्थान पर किसको लेके आया गया है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लेकर आया गया है। क्लियर है? अब इसमें कुछ ज्यादा ऐसा बताने का है नहीं आप लोग के लिए, जितना काम का था मैंने पहले भी बता चुका था और ये फिर से एक बार और बता दिया। ठीक, तो क्या हुआ देखो, एस राघवन की अध्यक्षता में सन 2000 में एक समिति का गठन किया गया और वही सब बात की गई कि यार ये एक्ट तो 1991 में वैसे ही खत्म हो गया था, जो कहीं ना कहीं नियंत्रण रख रहा था, ठीक है, निवेशकों पे। तो कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए कि यार कंपटीशन भी बना रहे और एक कैसा स्वस्थ कंपटीशन हो, एक अच्छा कंपटीशन हो। ये नहीं कि अब क्या करें, कई प्रकार की मार्केटिंग होती है, तब लोग प्रतिस्पर्धा के चक्कर में क्या करें, जैसे खुद की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दूसरे के जो मार्केट प्रोडक्ट हैं उनका क्या करें, डिवैल्यूएशन करें, गलत ढंग से प्रचार प्रसार कर दे, खुद के प्रोडक्ट को रखकर। जैसे ये 2 पेन है भाई, ये पेन है सबसे बढ़िया, जैसे ये पेन की भी एड आ रही है तो इस पेन को क्या बताएंगे, यह है सबसे घटिया। मतलब ये इस टाइप की गलत चीजें ना हो, इस चीजों को खत्म करने के लिए एक शुद्ध प्रतिस्पर्धा, एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, तो कंपटीशन एक्ट लाना जरूरी था। तो नियंत्रण तो कहीं ना कहीं से होना ना, किसी न किसी प्रकार से, ताकि गलत चीजों को बढ़ावा ना मिले, अच्छी चीज सामने आए। ठीक, तो इसीलिए उसको निरस्त कर दिया गया। 2001 में बिल लेके आया गया और 2002 में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ताकि बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा बनी रहे और एक न्यायोचित प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो बताओ, अब कोई 2 लोग काम कर रहे हैं, मैंने जैसे पेन का उदाहरण दिया, तो क्या ऐसी प्रतिस्पर्धा न्यायोचित है कि कोई गलत किसी दूसरे के प्रोडक्ट को गलत बता रहा और अपने प्रोडक्ट को सही? तो ये न्यायोचित नहीं है ना। तो यही बात बोल रहा हूं मैं, न्याय उचित बनी रहे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कैसा हो, न्यायोचित हो। इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना था, तो क्या करें, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लेके आया गया। ठीक है, अब उसी के बाद आगे की बात करते हैं। कल मैंने बताया था जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक PSUs पढ़ेंगे हम, जस्ट अगला चैप्टर। ठीक, तो PSUs में विभिन्न प्रकार के PSUs होते हैं, तो उसको हम अलग ही पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होती है, PSUs के अंतर्गत एक चीज और आती है, उसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो PSUs का PSUs पढ़ेंगे, CPSES, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और एक क्या होता है, CPB, क्या होता है, CPB। ठीक, तो ये 3 चीजों को हमको क्या करना है, पढ़ना था। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई हमारे लिए, जो हम पढ़ने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन और भी जो है हमारे, ये जो मेरे को बताना था, मैंने कल बोला था कि पिछले वीडियो में बोला था कि मैं एक अलग से बताऊंगा। CPSES ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हीं लोगों को रखी हुई है। वो कौन है, हथियार, गोला बारूद, रक्षा उपकरण और युद्ध सामग्री बनाने वाले जितने भी हैं, परमाणु ऊर्जा से संबंधित समस्त सामग्री उत्पादित करने वाले और रेल, ये 3 मात्र किसमें आते हैं भाई, अपने CPSES में। ठीक, बाकी के बचे वाले कहां में आएंगे, अपने पूरे की पूरे उद्योग PSUs में।
और जो बैंकिंग वित्त संबंधित काम करते हैं वो काय में आएंगे अपने, तो वो आ जाएंगे अपने काय में पीएसबी में, ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में, ठीक। तो उसको अपन अलग देखेंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे पूरा की पूरा। तो यहाँ पर बताने वाली चीज इतनी मात्र थी ताकि कुछ भी चीज ना छूटे। अपना लिंक स्टडी चल रही है तो आप लोगों को पूरी चीजें देना मेरा दायित्व बनता है और मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये इतना चैप्टर हो गया अपने यहाँ पे क्लोज, ठीक। अब देखते हैं भारत में स्थापित फर्स्ट उद्योग। भारत में स्थापित पहले उद्योग, तो यहाँ मैंने उद्योग लिखा है, स्थापना वर्ष लिखे और स्थान लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो अब इसको पढ़ने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम सबसे पहले 1800 वाले देख लेते हैं। कितने वाले देख लेते हैं? 1800 वाले, फिर 1900 वालों पे भी बात करेंगे और इनको हम स्पीड भी कर लेंगे। 1812 लिखा है, 1818 लिखा है, 1855 लिखा है, 74 लिखा है। माइंड में सेट करें पहले लाइन से, 18 12 18 18, ठीक है, 18 12 18 18, ठीक, 78 18 55 और 18 74, ठीक। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें। अब मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा काम कर लें साथ में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है अब आपको, सुनो, ये मैं जानबूझ के ऐसा लिखा हूं ताकि आप जब इसको पढ़ें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करें तो क्या हो गया, ज्यादा देर आप उसके साथ बैठेंगे तो माइंड में पूरा की पूरा फिक्स हो जाएगा। तो 18 12 18 18 18 55 18 74, ठीक, लिख लिए बाय सीक्वेंस, ऐसा लिखें। अब 18 12 में क्या लगा है? कागज। तो कागज उद्योग कब लगा? 1812 में, श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल। कहां पर लगा? श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल। तो श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल 18 12 कागज, क्लियर। 2-3 बार बोले, मेरे साथ में बोल रहे, ठीक। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग 18 18 में कहां लगा है? फोर्ट ग्लास्टर में। कहां पे लगा है? फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर कहां? कोलकाता। ये भी कहां? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दूसरा, नॉर्मली आपको वेस्ट बंगाल में लगा ये याद रखना है। तो कागज भी वहीं लगा, सूती वस्त्र भी वहीं लगा, आगे पीछे लगा। 12 में कागज लगा, 18 18 में सूती वस्त्र लगा, 18 18 में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला। तो भारत में स्थापित पहले कुछ उद्योग हैं जो उनको पढ़ रहे हैं, तो कागज और सूती, क्लियर है, ठीक। अब देखो जूट और लोह इस्पात, जूट और लोह इस्पात। तो 55 में जूट उद्योग लगा, रिसरा वेस्ट बंगाल, ये भी वेस्ट बंगाल में लगा, देखो। और लोह इस्पात 74 कुल्टी वेस्ट बंगाल। तो 1800 वाले चारों की चारों वेस्ट बंगाल में लगे हैं। थोड़े से उनके जो वो नाम है उनको 2-4 बार बोलेंगे आपको फिक्स हो जाएंगे, ठीक। तो जूट 1855 रिसरा वेस्ट बंगाल, 55 1855 55 55। जो लोग 55 करते हैं ना, 55 करते हैं ना, वो बहुत झूठ बोलते हैं। जो ज्यादा 55 करेगा वो झूठ बोलेगा। तो 55 55 कहां पर? झूठ, ठीक। कहां पर? रिसरा वेस्ट बंगाल, ठीक। लोह इस्पात 74 कुल्टी वेस्ट बंगाल, क्लियर है। पहले चारों को सेट कर लें, ठीक। उसके बाद देखो 3 जो बच रहे हैं, 1904 1937 1958। 1904 सीमेंट चेन्नई, 1904 सीमेंट चेन्नई, ठीक। उसके बाद क्या लगा? एल्यूमिनियम 1937 कहां पर लगा? वेस्ट बंगाल में। ये भी कहां पर लगा है? वेस्ट बंगाल में लगा है, ठीक। तो गुटनगर वेस्ट बंगाल, कहां पर लगा है? गुटनगर वेस्ट बंगाल, ठीक। एल्यूमिनियम 1937 गुटनगर वेस्ट बंगाल। फिर भारी इंजीनियरिंग सामान 1958 रांची झारखंड। ये दिख नहीं रहा होगा, फिर से की बोल रहा हूं मैं। भारी इंजीनियरिंग कहां पर लगी? 1958 रांची झारखंड, ठीक। MS धोनी कहां के हैं? झारखंड के हैं। उनको भारी भारी गाड़ियां पसंद है, अब गाड़ियों का संबंध, ठीक। तो ऐसा करके इसको कोरिलेट करो। भारी इंजीनियरिंग 1958 रांची झारखंड, एल्यूमिनियम 37 गुटनगर वेस्ट बंगाल, ठीक है। 37 को 37 37 सेठ जी। तो सेठ लोग 37 लोग, सेठ लोग 37 लोग, सेठीज लोग जो होते हैं, सेठीज, शिल्पा सेठीज, है ना। तो सेठ लोग है कि नहीं? तो सेठ लोग कभी एल्यूमिनियम में खाना खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो उसको उससे कोरिलेट कर लो, ठीक। 1904 चेन्नई, 4 चेन्नई, ठीक है। तो चेन रहती है, उसको ऐसे करो, कैसी आवाज आएगी? 4 4 की। कैसी आएगी? चेन्नई 4 4, चेन्नई 4 4, ठीक है। अब ये मान के चलो, अब जब चेन नहीं है, ठीक है, चेन नहीं है तो 4 4 की आवाज नहीं आएगी। तो चेन नहीं है तो जगह खुल गई, तो उसको भरने के लिए क्या डाल रहे हैं हम वहां पे? सीमेंट। नई चीज कर दी हमने सीमेंट, ठीक है। ऐसा उटपटांग कुछ भी कोरिलेट करके जोड़ सकते हैं हम, ठीक। तो क्या फिक्स हो गई पिक्चर? तो 2 से 3 बार आप क्या करें? एज इट इज रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट थे इसके साथ में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं, और ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी।